स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। देखिए, अभी तक हम लोगों ने समाकलन और इधर अवकल समीकरण ये 2 चैप्टर समाप्त कर लिए हैं। अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अगला चैप्टर है सदिश बीजगणित। तो देखिए, इसमें बस आप थोड़ा बेसिक जानकारी लीजिए, उसके बाद सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लीजिए 2 बिंदु हैं ए और बी, जिनके स्थिति सदिश हैं आप मान सकते हैं x1 y1 z1, और इसका स्थिति सदिश है x2 y2 z2। ये 2 सदिश आपको, मतलब ये सदिश तो अभी नहीं है, ये 2 बिंदु जो है इनके स्थिति सदिश जो है ये दिए गए हैं x1 y1 z1, इसके x2 y2 z2। तो आपको ये निकालना है, एक 2 बिंदुओं से एक रेखा बनती है, तो आपको एक रेखा बनानी है। यहाँ पर एक रेखा क्या बनेगी, ये इस प्रकार से एक रेखा बनेगी, वो क्या बनेगी ए बी। अब उसको सदिश बनाना है तो मतलब ए बी वेक्टर बनाना है, तो ए बी वेक्टर बनाना समझिए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ से बी का मान आप जानते हैं x2 माइनस x1। अब देखिए, x के संबंध में आप जानते हैं एकांक वेक्टर क्या होता है, आई कैप, प्लस करना है, फिर y2 माइनस y1। अब y के संबंध में j कैप होता है तो j कैप। अब z क्या करेंगे, z2 माइनस z1, और z के संबंध में k कैप, ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ गया ए बी वेक्टर। मतलब ये है कि आप 2 बिंदुओं से एक वेक्टर कैसे बनाएंगे, यह हो गया। मान लीजिए भी कह दिया जाए कि यहाँ से ए बी वेक्टर का परिमाण निकालिए। ये देखिए, तो सदिश रूप हुआ, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में अगर, तो ये सदिश रूप है। अगर इसका परिमाण कहे तो आप परिमाण इस प्रकार से निकालेंगे, अंडर रूट आई के पहले जो लिखा हुआ है ना एक्स वाला संबंध, इसका पूरा का स्क्वायर करना है आपको। मतलब x2 माइनस x1 तो लिखेंगे ही, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब आई को छोड़ देना है। अब इधर लिखेंगे y2 माइनस y1, अब ये कब नहीं लिखेंगे, बस इसका होल स्क्वायर। और उसमें क्या करेंगे, z2 माइनस z1, इसका होल स्क्वायर। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे एक ए बी वेक्टर दिया गया है 2y कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये एक सदिश है। आप कह रहा है कि अगर इसमें आपको मॉड ऑफ ए बी वेक्टर निकालना है, मतलब ए बी वेक्टर का परिमाण, तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लगा लेंगे, आई के पहले जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 2 2 4। उसके बाद अब प्लस लगाना है। यहाँ पर माइनस सोच रहे हैं कि आपके -3, तो माइनस वाला ध्यान नहीं दें, क्योंकि माइनस के स्क्वायर वापस से प्लस ही आएगा, तो उसे छोड़िए। 3 3 का 9, फिर लगाना है प्लस 4 16। यहाँ से आप देखिए तो ये बन गया। ये इसे देखिए, जब 16 9 25 25 4 29, मतलब रूट 29, यही हो गया मॉड ऑफ ए बी। मतलब ए बी का परिमाण कितना आ गया, रूट 29 मात्रा। यहाँ पर देखिए, अब अगला टॉपिक आ गया। कोई वेक्टर आपको दिया रहेगा, अगर पूछ ले कि उसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें, तो आपको यही टॉपिक है, जब आप इसे सीखेंगे तब तो ज्ञात करेंगे ना। पहले यहाँ पर आप देखिए लिखा मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 हो लेकिन उसके पास दिशा हो। कुल मिलाकर हम मात्रक सदिश का यूज केवल दिशा के लिए करते हैं, क्योंकि उसके पास तो उसका परिमाण केवल 1 होता है। मतलब उसके पास केवल दिशा समझिए आप होती है, मतलब उसको दिशा किसी को देने के लिए मात्रक सदिश का यूज करते हैं। मात्रक सदिश क्या, वही आपके आई कैप जे कैप और के कैप। यहाँ पर देखिए अनुदिश मात्रक सदिश क्या है, कि मतलब इसको कहते हैं ए कैप। अनुदिश मात्रक सदिश माने ए कैप। वेक्टर ए, मतलब जो आपको वेक्टर दिया रहेगा वही वेक्टर ए अपान आपको इस, अब आप परिमाण निकालना सीखे हैं, मतलब इसी का बटे में जो है परिमाण निकाल के लिख देना है। मतलब ए कैप बराबर हो गया वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये वही वेक्टर लिखना है। उसके बाद जो है आपको उसका परिमाण निकालना, जैसे आप परिमाण निकालते थे, उसके बाद उसको उससे इसके परिमाण से जो है वो भाग देना है, बस वही निकल आएगा अनुदिश मात्रक स्थिति। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वेक्टर ए दिया है ना 2y कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप, ये आपको दिया गया। क्या, एक वेक्टर है ए वेक्टर। आप कह रहा है कि इसी ए वेक्टर के साथ आप अनुदिश जो है मात्रक सदिश निकालिए। मात्रक सदिश मतलब अब इस पूरे का आपको मात्रक सदिश बनाना है, मतलब इसका परिमाण जो है 1 कर देना है। इसके पास केवल दिशा बचे, इसका मात्रक आपको 1 कर देना। कैसे करेंगे, इस अनुदिश मात्रक सदिश मतलब ए कैप बराबर का वेक्टर है, तो पहले वेक्टर ए लिख लीजिए, हो गया वेक्टर ए। अब बटे में आपको क्या करना है, मॉड ऑफ वेक्टर है ना, मतलब इसका परिमाण निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसको देख रहे हैं ना, आई के पहले जो लिखा है उसको स्क्वायर प्लस, अब माइनस को ध्यान नहीं देना, आपको बताया 4 चौक 16, फिर प्लस करना है 3 3 का 9, वही काम। यहाँ पर रूट 29 हो गया ना, मतलब यहाँ पर ए कैप कितना हो गया 2y कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। अब अगर आप चाहें तो रूट 29 को सबके साथ अलग अलग कर सकते हैं, या फिर केवल बटे में छोड़ दीजिए।
√29 करके, ये हो गया इसके अनुदिश मात्रक सदिश। एक ऐप निकल गया, मतलब इसका परिमाण अब एक हो गया। इसके पास केवल दिशा है। अब अगर सवाल में आपसे ये भी कह सकता है कि वेक्टर एक, इसे वेक्टर एक के साथ जो है अनुदिश आप मात्रक सदिश निकालिए जिसका परिमाण जो है वो 7 मात्रक हो, 2 मात्रक हो, 3 मात्रक, कुछ भी कह सकता है। तो अगर आपको मात्रक दे दिया, मतलब इतने मात्रक का उसका परिमाण दे दिया, तो यहाँ से आप वो वेक्टर कैसे निकालेंगे? ये तो दिशा आपको पता चल गई। अब आपको दिशा के साथ जो है परिमाण भी ऐड करना है। मान लीजिए कह दिया कि कोई ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण जो है, अगर उसका परिमाण दे दिया 7 मात्रक है, जैसे एनसीईआरटी का सवाल समझिए, ये 7 मात्रक है, तो आप क्या करेंगे? आप इसी 7 जो है, इसी वेक्टर जो एक आप निकाले हैं आप, इसे में जो है 7 से गुणा कर देंगे बस। तो 7 से गुणा करेंगे कैसे? 7 आप बाहर लिख लीजिए, उसके बाद पूरा ये निकाले ही हैं 2y कैप -4j कैप -3k कैप अपान √29 हो गया ना, बस यही हो गया। अब ये जो है हो गया वेक्टर ए के अनुदिश जो है मात्रक सदिश, लेकिन उसका परिमाण जो है वो 7 मात्रक है। अब देखिए अगला टॉपिक है खंड सूत्र। खंड सूत्र क्या है पहले आप समझ लीजिए। ये आपको बताना है कि जैसे कोई अगर मान लीजिए बिंदु है, ये ए वेक्टर ए है और ये बी है, आपको इसके निर्देशांक दिए जाएंगे। मान लीजिए x1 y1 z1 है और इसके हैं x2 y2 z2, ये आपको निर्देशांक दिए गए हैं। 2 बिंदु यहाँ है केवल। अब आपको कह रहा है कोई आप ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो है इस ए और बी को मिलाने वाली रेखा को m अनुपात n में बांट दे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, उसका निर्देशांक है c या फिर p, मानिए पॉइंट है इसका। ये ऐसा बिंदु होना चाहिए जो a और b को मिलाने वाली रेखा को m अनुपात n में बांटे, मतलब यहाँ पर m खंड होना चाहिए, ये n खंड होना चाहिए। बस यही आपको निकालना है। m और n कैसे आप निकालेंगे? मतलब m और n के अनुपात में बांटता है, तो आप जो है उस बिंदु p के निर्देशांक आप कैसे निकालेंगे? अब देखिए आप सीधे निर्देशांक तो नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पर हमें कार्तीय तल का सहारा लेना पड़ता है। कैसे? आपने सीखा ना कार्तीय तल है, ये यहाँ पर क्या होता है मूल बिंदु। तो अब मूल बिंदु को सापेक्ष जो है आपको एक वेक्टर बनाना होगा। 2 वेक्टर यहाँ पर बनेंगे ना, जैसे देखिए ये बनेगा OB वेक्टर और ये बनेगा OA वेक्टर, और यहाँ से ये बन जाएगा OP वेक्टर। बिना वेक्टर लगाए आप हल नहीं कर सकते, इसलिए पहले आपको वेक्टर ही बनाना पड़ता है। यहाँ से देखिए अब जो बी वेक्टर है मूल बिंदु तो निर्देशांक क्या होते हैं 0 0 0, इसलिए जो बी वेक्टर है वही OB वेक्टर भी बनेगा। यहाँ से आप बनाइए पहले OB वेक्टर, कितना है वही रहेगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अगला है OA वेक्टर, ये OA वेक्टर वाला क्या है yx2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब आगे है OP वेक्टर जिसे हमें ज्ञात करना है। ये हमें नहीं पता ना, हमें इसको ज्ञात करना है, लेकिन हमें अनुपात दिया है। अनुपात दिया किस में? m अनुपात n में बांटना है। तो अब देखिए आप देख रहे हैं ए और बी को देख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट P है ये देखिए ए और बी को अंदर ही विभाजित कर दे रहा है। अंदर मतलब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को अंदर विभाजित कर लिया जाता है। यहाँ पर देखिए अंदर ही है। अब हो सकता है कि बाहर भी पूछ सकता है कि मान लीजिए कहीं ये मिलती ऐसे आए लेकिन मिले रियल में ना मिले। यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु P हो सकता है, वो जो है वो फिर बाहर विभाजित करने लगेगा। यहाँ पर देखिए अंदर विभाजित करेंगे ना, उसे कहते हैं बाह्य विभाजन। लेकिन यहाँ पर अभी केवल आप आंतरिक विभाजन सीखिए। आंतरिक में क्या होता है, आपको OP वेक्टर कुल मिलाकर ज्ञात करना है। तो OP वेक्टर का सीधे फार्मूला जानिए, क्योंकि सीधे आपको इन सब सवालों में केवल सवाल दी जाती है, बस आपको फार्मूले में रख के आंसर ज्ञात करना होता है। OP वेक्टर क्या होता है याद करना आपको, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपान M प्लस N। इस फार्मूले को एक बार और देख लीजिए, पहले ध्यान में रख लीजिए कि OP वेक्टर बराबर होगा, अगर अंतर विभाजन हो रहा है तभी ये फार्मूला लगेगा। OP वेक्टर बराबर MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपान M प्लस N। अब एक बात और ध्यान दीजिए, अगर यही बाह्य विभाजन होने लगा तो जो है ये P कहाँ चला आएगा? ये P यहाँ पर अब नहीं रहेगा, ये P यहाँ पर आ जाएगा जैसे मैंने पहले बनाया था। यहाँ पर देखिए P यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपको OP वेक्टर ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस लगा देना है बस। MB वेक्टर अब क्या लगा देना माइनस, तो NA वेक्टर अपान M प्लस N नहीं, अब हो जाएगा M माइनस है। ये हुआ बाह्य विभाजन। ये अभी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ अगर आंतरिक हुआ तो प्लस और अगर बाह्य हो गया तो माइनस, बस ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस पे एक सवाल बता रहा हूँ, PYQ है। आपने पीछे सीखा ना कि आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन अगर हो तो हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक सवाल लाया है, NCERT का सवाल है। पहली स्थिति में तो आपको कह रहा है कि यहाँ उसी OP वेक्टर आपको निकालना है, मतलब बिंदु P ही जो इस
पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा को जो है आंतरिक विभाजन की स्थिति में एक बार ज्ञात करना है, एक बार बाह्य विभाजन की स्थिति में। चलिए पहले शुरू करते हैं, सीधा सूत्र ही तो है। पहले मान लिए आंतरिक विभाजन वाला हल करें तो ओपी वेक्टर क्या होगा, एम वेक्टर ए लिखा हुआ होता है ना अनुपात, जो एम अनुपात एन, यहाँ पर देखिए एम का मान कितना है 2। उसके बाद एम बी वेक्टर, बी का मान कितना है, बी वेक्टर मतलब क्यू वेक्टर सेकंड वाला, आपको समझना है बस, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आंतरिक है तो प्लस एन का मान कितना, एक से गुणा कर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, अपान क्या होगा एम प्लस एन, तो 2 1 3 हो गए। अब इसे आप हल करें, यहाँ पर देखिए होगा -2 और इधर है 1, तो मतलब -1 आई कैप, यहाँ पर हो जाएगा 2 जे कैप, यहाँ पर 2 कितना हो गया 4 जे कैप, यहाँ पर देखिए 2 के कैप, यहाँ पर -1 है मतलब प्लस का के कैप, बस बटे 3। यही क्या है ओपी वेक्टर। ये कब है, जब आंतरिक विभाजन हो रहा है तब है। अब अगर इसी स्थिति में, अब यहाँ पर देखिए अगर बाह्य विभाजन होने लगे, मतलब ये सेकंड वाला चल रहा है बाह्य विभाजन की स्थिति में, तो ओपी वेक्टर क्या होगा, सब कुछ यही रहेगा, बस आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर माइनस है तो हमको प्लस करना है, इसको सीधे लिख लीजिए -2 कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, गुणा करने के बाद लिख रहे हैं, माइनस का अंदर जाएगा माइनस तो क्या होगा -i कैप -2 के जे कैप प्लस का के कैप, अपान m माइनस एन करेंगे तो 1 आएगा, 2 माइनस 1 आएगा ना। अब आगे से हल करिए, यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया -3 जे कैप मतलब -3 आई कैप, इसको देखेंगे कट गए खत्म। यहाँ पर देखिए 2 1 3 के कैप, ये होगा 3 बटे माइनस बटे 1 है तो 1 लिख लीजिए। ये आ गया ना ओपी वेक्टर। ये किस स्थिति में, जब बाह्य विभाजन हो रहा है तब। तो ये हो गया आपका आंसर। अब अगला टॉपिक देखिए, यहाँ पर देखिए आपका अगला टॉपिक है दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन। ये दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन क्या है, इसको समझने के लिए मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया है, मान लीजिए आई के प्लस जे का -2 के अपना। तो पहले आपको ये समझना है कि आखिर दिक् अनुपात क्या है। तो दिक् अनुपात समझिए, दिक् अनुपात यह है कि जो आई जे के कैप का जो गुणांक है वही है दिक् अनुपात। तो यहाँ से आप दिक् अनुपात तो निकाल ही सकते हैं। अगर कहिए आप दिक् अनुपात निकालिए, क्वेश्चन में तो सीधे सीधे आया दिक् अनुपात दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् अनुपात इसका क्या होगा देख के बता सकते हैं ना। आई कैप के आगे क्या लिखा है 1 कामा 1 कामा आगे क्या बचा है -2, तो ये हो गया दिक् अनुपात। लेकिन दिक् कोसाइन जो है वो थोड़ी अलग चीज़ है। यहाँ पर समझ दिक् कोसाइन क्या है। पहले तो आप यहाँ पर तो पहले आपको माड ऑफ वेक्टर निकालना होगा। अभी इसकी आवश्यकता पड़ने वाली इसलिए पहले निकाल रहे हैं। यहाँ पर आप निकाल लीजिए, ये इसका स्क्वायर माड निकालना तो आप जानते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 4, ये हो गया √6। ये आप माड ऑफ वेक्टर है, मतलब आपको इसको नोट कर लेना है बस। अब यहाँ पर देखिए, अब इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी, कैसे आप करेंगे, मतलब दिक् कोसाइन निकालनी है। तो दिक् कोसाइन ये है आई कैप, पहले वेक्टर आप नोट कर लीजिए, आई कैप अब बटे में वही दिक् कोसाइन प्लस जे कैप बटे में वही √6 जो आया है, माइनस का अब आगे 2 के कैप है √6। लेकिन अभी ये जो है दिक् कोसाइन नहीं है, ये तो है वो आप जो पढ़ रहे थे ना अनुदिश मात्रक सदिश, बस वो सेम आपको लग रहा है। अब दिक् कोसाइन जो है वो आपको निकालना है, बस यही आई कैप जे कैप के कैप को हटा देना है, बाकी का दिक् कोसाइन ही है। क्या बनेगा यहाँ पर 1/√6 कामा लगा के जैसे दिक् अनुपात में लगाए हैं उसी पर 1/√6। अब आगे क्या बनेगा -2/√6। बस ये होगा दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन की कहानी। आप लोगों ने सीखा था ना कि मतलब कोई वेक्टर दिया गया है उसका परिमाण निकालना जानते थे, बस वो जो परिमाण होता था वही होती दूरी। यहाँ पर देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी सीखिए। जैसे ए और बी दिया गया था, बस ए बी वेक्टर आप निकालना जानते थे कैसे, b माइनस से करके वही काम यहाँ पर किया गया है। बस उसका जैसे आप परिमाण निकालते थे वही दूरी है बस। अब आप सीख चुके हैं कि हाँ अगर दूरी निकालनी होगी तो वही सीधे फार्मूला √(x1 - 2) होल स्क्वायर प्लस y1 y2 को सेम आपको वही कहानी रखनी है। अब आगे देखिए, अब जो है बोर्ड की परीक्षाओं में भर के क्वेश्चन आते हैं इससे। ये देख रहे हैं आपको 3 बिंदु दे देगा, मतलब ABC, उसमें कहेगा कि आपको ये सिद्ध करना है ये जो है समकोण त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ऐसे ऐसे करके जो है आपको सिद्ध करना होगा। अब समकोण कैसे सिद्ध करेंगे, समकोण की आप कहानी जानते हैं ना कि अगर ये आ गया इसमें जो है एक संबंध आ गया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यही होगा समकोण त्रिभुज। तो अब आपको ये पहले कर्ण लंब आधारित पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहले एक कहानी तो आपको दिख रही है AC, तो पहले यहाँ से पहले आप AC वेक्टर निकालिए तभी तो दूरी निकालेंगे ना।
AC वेक्टर कितना निकलेगा बोलिए। AC बराबर क्या होगा, C माइनस है C, मतलब 9 माइनस 5 कितना हो गया 4 i कैप, फिर i कैप माइनस 2j कैप कितना हो गया प्लस का 3j कैप, फिर माइनस 5 प्लस तो मतलब प्लस का 2k कैप, ये हो गया। उसी प्रकार से यह आपको निकालना AB वेक्टर। AB वेक्टर कैसे निकला, B माइनस है 4 माइनस 5 तो कितना हो गया माइनस i कैप प्लस का 5j कैप, वहां पर देखते चलिए ये हो गया प्लस का 9k कैप। आगे एक बचा BC, तो अब BC को भी निकाल लीजिए। BC बराबर क्या होगा आप देख के बताइए, C माइनस है, C माइनस है करना मतलब 9 माइनस 4 कितना हो गया 5i कैप, 5i कैप हो गया। आगे हल करिए, i कैप माइनस 3j तो मतलब माइनस 2j कैप, वो हो गया कितना माइनस का 5 2 कितना हो गया 7k कैप। ठीक, ये देखिए आपके पास तीनों वेक्टर निकल आ गए ना, AB वेक्टर, AC वेक्टर और BC वेक्टर। अब जब निकल आए तो आपको क्या करना है कि इनकी दूरी निकालनी है, तब तो बताएंगे ना कि हाँ कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप दूरी निकालना जानते हैं, क्या दूरी होती है वही परिमाण जो होता है वही दूरी होती है, तो निकालिए यहाँ से सीधे आप करिए। इसका क्या करेंगे 16 प्लस 9 प्लस 4, ये आप सीख चुके हैं, 16 9 25 4 29, इसमें गलती मत कीजिए, मतलब रूट 29 हो गया। अब इसकी निकालना जानते हैं, इसका भी निकालिए, ये कितना होगा 1 का 1 हो जाएगा प्लस 25 प्लस 9 81, ये कितना हो गया 5 1 6 6 1 7, यहाँ पर 7 लिख लीजिए। उसके बाद कितना 8 2 10, हासिल तो कुछ थी नहीं मतलब 107। अब इसका निकालिए कितना होगा 25 प्लस 4 प्लस 49, यहाँ पर देखिए जोड़िए 9 5 14 और 14 4 18 18 की 8 हासिल 1। अब देखिए 4 2 6 6 1 7 मतलब 78। अब देखिए आपके पास तीनों वेक्टर भी आएगा, उनके परिमाण भी आ गए। अब परिमाण देखिए आप कैसे आप लगाएंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको सबसे बड़ी भुजा पकड़नी है कि यहाँ के सबसे बड़ा परिमाण इसका है, इसका मतलब यही कर्ण बनने वाला है। तो आप देखिए रूट 107 लिखा हुआ है, ये बन गया आपका कर्ण। अब सोचिए अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे तो इसमें से कुछ भी एक लंब होगा एक आधार, वो मैटर नहीं करता। आप क्या करेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ना, तो लंब का मान मान लीजिए से 78 है, ये हो गया। अब इसके स्क्वायर करेंगे स्क्वायर प्लस इसका करेंगे फिर रूट 29 का स्क्वायर। अब जब आप स्क्वायर करेंगे तो यही रूट हट जाएगा ना, मतलब 107 बचेगा। यहाँ पर बड़ा क्या बचेगा 78 प्लस 29। अब अगर जोड़ने पे आ गया यही 107 तो समझ लीजिए कि हाँ एक समकोण त्रिभुज है ही। यहाँ देखिए 9 और 17 के साथ हासिल है 7 2 9 1 10 मतलब आ गया ना। यहाँ पर देखिए आ चुका है 107। इसका मतलब ये तीनों बिंदु जो है मिलके समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब ये बस आपको ध्यान में रखना है कि हाँ हमें तो पहले तीनों वेक्टर निकालना होता है, उसके बाद इनका परिमाण निकालना होता है, जिसके बाद आप वही लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर वाला संबंध रखेंगे। अगर बराबर आ गया है संबंध तो समझ लीजिए कि हाँ समकोण त्रिभुज है, अगर नहीं आया तो समझ लीजिए नहीं है। बस इसमें जो है बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, हर बार आते ही आते हैं, तो आप समझ लीजिए इसको। आपको निकालना है दो सदिशों के बीच जो है अगर कोण निकालना हुआ तो जो है आप इस नियम का प्रयोग करेंगे। कौन सा, अदिश गुणन। अब आपके लिए अदिश गुणन नया होगा मैं जानता हूँ, तो अदिश गुणन पहले सीखिए कैसे करते हैं। पहले ये थोड़ा आपको फार्मूला याद कर लेना है, मतलब आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1 और के डॉट के बराबर 1। लेकिन अब कुछ भी आई के बाद आए जे के कुछ भी आए, मतलब ये सेम नहीं होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट में से डॉट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट में जो है अगर सेम नहीं है तो 0 हो जाएगा, बाकी अगर सेम है तो उसका मान 1 हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए अभी आपको क्या करना है, दो सदिशों के बीच कोण निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे ये देखिए ए डॉट बी। अब मान लीजिए ए का मान कितना हुआ, अभी इसे छोड़िए, पहले समझिए कि यहाँ पर ए डॉट बी ए बी का थीटा क्या है। ए क्या है, इसी वेक्टर ए का परिमाण है, परिमाण निकालना आप जानते हैं, पिछले सीखे हैं। अब बी वेक्टर का परिमाण बी है और ये थीटा यहाँ पर क्या कर रहा है, तो थीटा समझिए थीटा है इन ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों के बीच का कोण है। मान लीजिए इधर ए वेक्टर आ रहा है और इधर आ रहा है बी वेक्टर, तो यही जो कोण बना यही है थीटा। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, अगर आपको दो वेक्टर दे दिए जाए तो आप उसका परिमाण भी निकाल सकते हैं, उसके बाद ए डॉट बी भी निकाल सकते हैं। ये वो निकाल लेंगे तो आप थीटा निकालें, वही थीटा ही आपसे पूछा जाता है बोर्ड में। देखिए मैंने सीधे आपके लिए बोर्ड की सवाल ला दी, यूपी बोर्ड 2014 की सवाल है ये। आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर, देखिए आई कैप माइनस 2/3 के कैप और बी वेक्टर में दिया है 2 आई कैप माइनस 3 के कैप। कह रहे हैं कि इनके बीच जो है ए और बी के बीच आपको कोण निकालना है, तो कोण कैसे निकालेंगे। अब बोर्ड में तो ये सब सवाल ही आती हैं, तो इसलिए आपको सीखना है
पहले आप ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी ए बी cos थीटा, ये सूत्र लगाना है, ये सूत्र वो याद कर लीजिए। अब देखिए ए डॉट बी कैसे करेंगे, ए डॉट बी कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले लिखिए i माइनस 2/3 के कैप, डॉट डॉट लगाइए यहाँ पर। अब b, तो b का मान 2i कैप माइनस 3 के कैप, ये हो गया। अब बराबर जब करेंगे तो क्या आएगा, ए बी cos थीटा, मतलब पहले आपको ए क्या है, ए है वेक्टर का परिमाण, तो परिमाण कैसे निकालते हैं, सीधे लिखिए परिमाण कैसे निकाल, इसका स्क्वायर आई वाले का स्क्वायर तो 1 है, प्लस लगाना है, फिर इसका स्क्वायर कितना हो 4/9, बस इंटू करना है। तो बी का परिमाण निकालना, तो बी का परिमाण कैसे है, वैसे ही इसका हो गया 4, इसका हो गया 9। अब इंटू cos थीटा लिखना, क्योंकि अब थीटा आपको पता ही नहीं, वही ज्ञात करना, तो थीटा लिखिए। अब डॉट डॉट कैसे करते हैं, एक बार इसका इसमें गुणा करिए, दो आई गुणा 1 होता है ना, बाकी अगर सोचे कि आई का हम के में ले जाएंगे तो देखिए आई डॉट का 0 होगा, कोई ले जाने का मतलब नहीं होगा। तो मतलब डॉट में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमें केवल आई का गुणा करना होता है, जे का और के का गुणा करके हम हटा देते हैं। देखिए आई गुणा करके तो यह बचा 2, अब जे तो है नहीं, यहाँ पर के ही के है, तो के याद आप करेंगे तो माइनस कितना हो गया, पहले प्लस, आप करेंगे यहाँ पर 2/3 और गुणते भी 3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, केवल यहाँ पर कितना बचेगा 2, तो ये आपको 2 यहाँ पर लिख लेना है। आगे देखिए फिर आगे देखिए फिर लिखा हुआ है, इसको आपको हल करना पड़ेगा, कितना हो गया 9 1 कम 9, 9 4 13, मतलब ये हो गया √13/9, तो बाहर निकलेगा 3 में, अब वो कितने बनेगा √13, वो भी बनेगा। देखिए 9 4 13 इंटू आपको लिखा है, इंटू लिखा है cos थीटा। अभी आपको थीटा चाहिए, पहले cos थीटा निकालिए, ये 13 कितना हो गया, रूट हट जाएगा, यहाँ पर 13/3 आएगा, 13/3 cos थीटा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये 2 2 4, अब आप इसे इधर लाएंगे तो 4 3 12/13, 13 भी इधर आ गया, उधर आ गया cos थीटा। सोचिए हमें थीटा चाहिए cos थीटा में, तो थीटा चाहिए तो थीटा बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, cos उधर जाएगा तो क्या बनेगा cos इनवर्स, ये हो गया 12/13। बस यही आपसे पूछा था, ये हो गया आंसर 2014 का सवाल है, इसे ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए अब आपको 2 सदिश दे रहा है, मतलब ये सदिश और ये सदिश कह रहे हैं परस्पर लंबवत है, ठीक है। तो जो है लेमडा का मान बताना है, लेमडा कहाँ है, यहाँ पर लेमडा अज्ञात राशि पड़ी हुई है ना, यहीं पर आपको लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, इन सब में कुछ भी हो, बस आपको वही ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा लगाना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए आप क्या करेंगे, आपको पहले ही दिया है, ये दोनों क्या है लंब है, मतलब cos 90 दिया है आपको, तो पहले आपको ए डॉट बी करना है, ए डॉट बी करिए, ए डॉट बी करेंगे तो मतलब इस लिख लीजिए, नहीं तो आपको समझ हो सकता है ना आए, 2y कैप प्लस जे कैप के कैप, डॉट करना है किसके साथ, आई कैप माइनस 4 जगह प्लस लेमडा के कैप। अब ए डॉट बी का ए बी cos थीटा, तो ए बी तो मान लो ठीक है, आप निकाल लिए, आगे आएगा cos थीटा, मतलब कह रहा है सवाल में कि लंब है, मतलब cos 90 आएगा, तो cos 90 का मान 0 वैसे ही हो जाएगा, तो छोड़िए इसे, डायरेक्ट 0 करिए। अब यहाँ से आपको समझ आया ना कि अगर कह दिया लंब तो मतलब सीधा करना है, ए डॉट बी बराबर 0 कर देना है बस। अब देखिए ए डॉट बी करना जानते हैं, आई का आई के साथ ही करना है, तो 2, ये कितना हो गया माइनस का 4, ये कितना हो गया प्लस का लेमडा हो गया बराबर 0। तो यहाँ से आप लेमडा, यहाँ पर लेमडा का मान कितना बना, उधर गया तो 2 बन गया, तो यहाँ से लेमडा का मान 2 हो गया। इस सवाल को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखिए 2 बार बोर्ड में पूछ के, अब ये जरूरी नहीं है कि यही सवाल बार बार बोर्ड में आए, हो सकता है बस न्यूमेरिक वैल्यू चेंज कर सकता है, बाकी वही देगा जैसे लंब है। हो सकता है अगर दे दिया मान लीजिए कि इन दोनों के बीच कोण जो है वो 30 अंश है 60 अंश है, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ेगा ना कि ए बी निकालना पड़ेगा परिमाण है, उसके बाद cos थीटा जितना दिया होगा आप थीटा निकाल लीजिए, उसके बाद चाहे जो यहाँ पर लेमडा में कुछ भी दे आप निकाल सकते हैं, वहाँ से ए और बी मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण निकालने के बाद निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर देखिए अगले सवाल में, ये आप लोगों के लिए है, मतलब इसे आपको लगाना है, उसके बाद कमेंट में बताना है कम से कम नाइस सर, गुड सर, अच्छा है सर, ये कमेंट छोड़ के आप इस सवाल का आंसर दे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। इस सवाल का आपको आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और आई कैप माइनस जे कैप, ये 2 वेक्टर आपको दिए गए हैं, पूछ रहा है इसके बीच कौन बताइए। और देखिए PYQ है 2008 का, आप देख रहे हैं ना, तो आप ये सवाल थोड़ा देख लीजिए एक बार, उसके बाद इसको लगाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद कमेंट में जरूर बताइए या नाइस सर, अच्छा है सर, ये बताने से काम नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपके हित के लिए है ना, इसे आप खुद करिए, उसके बाद कमेंट में बताइए। यहाँ पर देखिए अब अगला टॉपिक है 2 सदिशों का सदिश गुणन। अभी तक आपने अदिश गुणन सीखा ना, उसका यूज कहाँ होता है, 2 वेक्टर के बीच का कोण निकालने के लिए। अब सदिश का यूज कहाँ होता है, ये देखिए सदिश का यूज कहाँ होता है, इसे जानने के पहले आप जानिए सदिश गुणन है क्या, बहुत अच्छी चीज़ है, इसे समझिए थोड़ा। आप पहले इस सर्किल को देखिए, इसमें तीर देखिए, हम जा रहे हैं आई से जे और जे से के और के से आई।
अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा। आप सोचिए कि अदिश गुणन में आप क्या सीखे थे कि आई का अगर आई से गुणा करेंगे तो एक आएगा, लेकिन आई का जे से गुणा करेंगे तो जीरो, मतलब अलग से गुणा कर दिए तो जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझना है आपको, आप समझिए, इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ऐसे लिखा होता है जैसे ए क्रॉस बी, यही होता है ना क्रॉस। उसी प्रकार से पहले आपको ए मात्रक सदिश में ही सीखना है कि ऐसे लिखा हुआ है आई क्रॉस जे कैप, आपको सीखना है। आप देखिए आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिल रहा है, इसी और अगर चल रहे हैं तभी इसी अब पकड़ के आना है आपको। आई क्रॉस जे क्या मिला, के, मतलब यहाँ पर के आ जाएगा साफ साफ। अगला देखिए, अगर जे क्रॉस के किए तो क्या मिलेगा, आई। अब अगर कर दिए के क्रॉस आई तो ये मिलेगा। ये देखिए हम सर्किल पकड़ के आ रहे हैं, इस प्रकार से आपको करना है। अब मान लीजिए अगर साइकिल के आप उल्टा चले तो जैसे आई क्रॉस जे बराबर के मिला, लेकिन अगर आप जे क्रॉस के ना करके के क्रॉस जे कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए के क्रॉस जे तो क्या मिलेगा, देखिए आपको जाना चाहिए इधर, लेकिन आप इधर जा रहे हैं ना, के क्रॉस जे तो क्या मिलेगा, उल्टा इसका मिलेगा माइनस आई। बस यही आपको समझना है। अब देखिए जैसे के क्रॉस आई तो मान लीजिए जे होता था, लेकिन अब आपको उल्टा आना है आई क्रॉस के। आई क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा, जे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जे आई माइनस जे मिलेगा। बस इसी प्रकार से आप उसे भी निकाल सकते हैं। ये हुआ सदिश गुणन। अब इसके बराबर क्या होता है, जैसे अदिश में आपने क्या सीखा, ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, तो आप सदिश में आप क्या सीखेंगे, इसे क्रॉस कहते हैं, ए क्रॉस बी बराबर सीखेंगे ए बी साइन थीटा। यहाँ सारी चीजें पहचानी हुई हैं। ए क्रॉस बी वही वेक्टर है, बाकी ये क्या है, वेक्टर ए का परिमाण, बी क्या है, वेक्टर बी का परिमाण, और थीटा क्या है, उन दोनों सदिशों के बीच का कोण। बस ये इसे आप इस सूत्र को आप थोड़ा याद करिए। यहाँ पर देखिए आपको दे गया है ना, वेक्टर बी दिया गया है, 2008 का PY2 है। लेकिन आप इससे पहले समझिए कि ए क्रॉस बी आप कैसे निकालेंगे। अगर दो वेक्टर दे दिएगा तो ए और बी दे गया। अब आपसे पूछ रहा है ए क्रॉस बी, आप ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, अभी आपने नहीं सीखा तो सीखिए। यहाँ पर आप फर्स्ट मैथ में आप सारणी पढ़ेंगे तो वहाँ वाला फार्मूला है, कैसे आपको करना है। पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए ए जे, आप लिख लेंगे यहाँ पर आई जे के किसके बराबर हो रहा है, आप समझ लेना। ए क्रॉस बी हम निकालने जा रहे हैं तो पहले ए पूछ रहा है तो पहले ए का मान कितना है 3, जे में कितना है -2, के में कितना 1, ठीक है। अब आगे आता है बी, तो बी का देखिए वहाँ पर 2 3 5, ये देखिए यहाँ पर आप जब ऐसे लिख लेंगे आई जे के, उसके बाद इसका मान लिखेंगे। ये हो रहा है क्या, ए क्रॉस बी आप निकाल रहे हैं। इसी प्रकार निकालेंगे आप ए क्रॉस बी सारणिक से। अब कैसे इसे हल करेंगे, और यहाँ पर देखिए आई कैप लिख लेंगे, पहले वाला आई कैप। अब आई कैप लिखने के बाद ऐसे छोड़ना है और ऐसे छोड़ना है, तो बचा क्या, ये इतना बचा। तो आपको शुरू को यहाँ से करना है, इस वाले हाथ से। देखिए 5 दूना -10 हो रहा है। अब यहाँ वाला गुणा करने के बाद आपको लगाना है माइनस, बस। अब फिर यहाँ वाला गुणा करना है, 3 एकम 3। आई कैप आप लिख चुके, तो जे कैप लिखने से पहले जो है माइनस लगा दिया करें। माइनस लगाने के बाद फिर आप सारा काम वही जे लिखेंगे तो सीधी ये यहाँ पर छोड़िए और यहाँ पर सीधा छोड़िए, मतलब ये वाला सेफ्टी से जो देख रहे हैं ना, ये छोड़ना पड़ेगा। क्या बचा, यहाँ पर ये 2 बचे, यहाँ पर ये 2 बचे। अब हमें तो शुरू यहाँ से करना होता है। यहाँ से देखिए 5 3 15 हो गया। अब इसको करने के बाद इसको करने के बाद पहले क्या लगाते हैं आप, माइनस, तो माइनस यहाँ से करके 2 एकम 2 हो गया। अब आगे बचा के कैप, तो प्लस का के कैप लिखिए। अब के कैप कैसे, के कैप करेंगे तो एक इधर से छूटेगा, एक इधर से, तो बचा क्या, ये 4 अंक। अब इनमें कैसे करना है, हमें हमेशा दाईं ओर से शुरू करना होता है, 3 त्रिक का 9। अब इस तरफ से करने के बाद जो है माइनस आपको लगाना है माइनस। अब इस तरफ देख रहे हैं तो 2 दूना -4 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर +4। बस अब यही आपको हल करना है। ये कितना हो गया, -13 आई कैप, ये कितना हो गया 13 जे कैप, ये कितना हो गया प्लस का 13 के कैप। ये देखिए यहाँ पर आ गया ना, ये हमारा क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आ गया है। अब अगर मैं आपसे खुद पूछ रहा हूँ कि आप इस ए क्रॉस बी का जो है परिमाण निकाल के कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। आप परिमाण निकाले तो आप जानते हैं ना, परिमाण कैसे निकालेंगे वो आप जान रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा, बस आपको बताना। लेकिन इस बोर्ड में 2008 में जो है बस इतनी सवाल पूछी थी कि ए क्रॉस बी आप ज्ञात कर दिए। पहले फार्मूला एक बार फिर समझ लीजिए। अगर आप पहले आपको आई करना होता है तो आई कैप ऐसा इस तरफ छोड़िए, एक बार इस तरफ छोड़िए, तो जो बचा उसको, या 4 अंक बचे ना, अब 4 अंक में यहाँ से आपको शुरू करना है इस हाथ से, 5 दूना -10, अब लगाना है माइनस तुरंत, उसके बाद ये वाला शुरू करना है, 3 एकम 3। अब आई कैप के बाद आपको जे लिखने से पहले माइनस लगाना है, तो माइनस जे कैप,
फिर इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, क्या बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। तो इस वाले हाथ से शुरू करते हैं। तो देखिए 5 ये 15, फिर लगाना है माइनस, तो 2 एकम 2 यहाँ पर। अब वापस से प्लस में आ जाना, बस ये वाला जो है माइनस में था, बस प्लस के कैप। अब क्या छोड़ेंगे, के कैप इस तरफ और इस तरफ दोनों और छोड़ेंगे, तो क्या बचा, ये 4 अंक। कैसे हल करेंगे, हमेशा इस तरफ से शुरू करेंगे, 3 तिरिक का 9 9, उसके बाद लगाएंगे माइनस, तो माइनस 2 दूना माइनस 4, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 4 हो गया। अब आगे इसे हल किया है, आप इसे ज्ञात कर सकते हैं खुद ही। ये हो गया आंसर। यहाँ पर देखिए अब अगला टॉपिक है, आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ना, ए क्रॉस बी वाला, उसी से संबंधित आता है अगला, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें और चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए। पहले मान लीजिए एक त्रिभुज है, आप इसका नामकरण करें ए बी सी, लेकिन आपको यहाँ पर दो संलग्न भुजाएं पकड़नी है। संलग्न मतलब ज्वाइन भुजाएं जो जुड़ी हुई। अब त्रिभुज में तो सारी भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता, इसलिए चतुर्भुज में थोड़ा समझना पड़ता है। यहाँ पर देखिए अब सारी भुजाएं जुड़ी हुई है ना, ठीक है। यहाँ पर तो आप कैसे दो भुजाएं आपको पकड़ने, मान लीजिए चाहे ए बी वेक्टर पकड़ लीजिए, चाहे बी सी, चाहे ए सी वेक्टर पकड़ लीजिए, चाहे बी सी, कुल मिलाकर आपको दो भुजाएं पकड़नी है बस। हम यहाँ पर मान रहे हैं हम ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर पकड़ रहे हैं। अब देखिए इसका सूत्र क्या होगा, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, मतलब ए क्रॉस बी यहाँ से उस रूप में आप निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालना तो आप सीखे हैं सारणिक से। अब आगे जो है उसका आधा कर देंगे, तो बस वही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन अब मान लीजिए आपको बिंदु दे दिया है बी सी, तो वहाँ से आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक सवाल है, ये 2012 2013 दोनों में आई हुई सवाल है, इसे थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं मतलब दो संलग्न भुजाएं आपको दी गई हैं, ए बी वेक्टर और बी संलग्न भुजाएं कह दिया, इसका मतलब वेक्टर फॉर्म दिया, ये बिंदु नहीं दिए, ये वेक्टर दिया है ए और बी। यहाँ देखिए ए दिया है 3i का प्लस 4j का, और बी दिया है -5i के प्लस 7j का। तो आपको निकालना क्या है, पहले तो हमें निकालना होगा ए क्रॉस बी, मतलब दो संलग्न भुजाएं जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा। तो पहले क्रॉस निकालिए, उसके बाद उसका आधा कर देंगे, बस वही हो जाएगा आंसर। पहले क्रॉस कैसे निकालेंगे फिर से समझ लीजिए, आई जे कैसे आप साफ साफ लिख लेंगे। अब पहले ए निकालना है, तो ए के लिए देखिए आई का मान कितना है 3, जे का मान कितना है 4, के का मान कितना है कुछ नहीं तो 0। आगे देखिए बी का मान कितना है -5, यहाँ पर 7, और उसमें क्या है कुछ नहीं तो 0। अब देखिए अब इसे हल कैसे करते हैं, ये बस यही इसमें समझना होता है। हल कैसे करें, पहले आई कैप लिखिए, आई कैप। अब ये वाला छोड़िए और ये वाला छोड़िए, जब 0 का गुणा 0 में करेंगे 0, उसके बाद फिर 0 माना 0, सो 0 इसको छोड़ दीजिए। अब लगाएंगे आप माइनस, क्योंकि आप जे कैप लिख रहे हैं। अब देखिए इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, फिर इसमें हो जाएगा 0, इसमें भी हो जाएगा 0, मतलब ये भी 0। फिर लगाना है आपको प्लस के कैप। अब देखिए अब के कैप के लिए इसको आप छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो बचेगा ये वाला, इसको करिए 3 7 21। अब लगाना है आपको माइनस, अब इसको फिर करेंगे 5 चौक -20, तो माइनस प्लस 20, ये हुआ। ये तो 0 हो गए, वहाँ पर क्या बचा 21 प्लस 20 कितना हो गया 41, ये हो गया 41। लेकिन ये देखिए आगे तो के कैप आ रहा, तो आप के कैप को देख के सोच रहे हैं कि हाँ क्षेत्रफल कहीं के कैप में आता, तो ठीक है, ये आप एक क्रॉस भी निकाल रहे हैं, लेकिन क्षेत्रफल तो एक परिमाण होगा ना, तो आप परिमाण इसका निकालना जानते हैं, साफ साफ बोलिए इसका परिमाण कितना होगा, अंदर रूट 41 का स्क्वायर मतलब 41 ही है, सीधा सीधा परिमाण आपको निकाला है 41। लेकिन क्या यही त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, नहीं, हमें तो केवल ये क्रॉस अभी तक निकाला है, अभी मतलब इसका आधा भी करना होगा, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर हमारा एरिया हो जाएगा, देखिए ये जो एक राशि बना है ना, अब इसका आधा मतलब 41/2 मात्रक। अब मात्रक जो जिसमें दिया होगा वो मात्रक बन जाएगा, आपको मात्रक का इकाई लिख के छोड़ देना है। ये देखिए त्रिभुज क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, लेकिन पहले ध्यान से ये चीज़ समझिए, ये जो दो आपको ये भी दे सकता है कि बिंदु ए दे दे, बिंदु बी दे दे, बिंदु सी दे दे, तो वहाँ से आपको पहले वेक्टर निकालना होगा। मान लीजिए जैसे ये दे दिया आपको 2 3 4, ये क्या दे रहा है, बिंदु दे रहा है। अब आगे देखिए 2 5 4, यह भी बिंदु, यहाँ पे 1 2, यहाँ पर 3, या कुछ इस प्रकार से आपको बिंदु दे दिया। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले उसके लिए आपको वेक्टर चाहिए, मतलब दो वेक्टर आपको पकड़ना, चाहे ए बी पकड़िए, चाहे ए सी, चाहे बी सी, कुछ भी पहले लेकिन एक पकड़िए। मान लीजिए यहाँ से ए बी निकले, तो ए बी निकालने के लिए ए बी वेक्टर निकालेंगे, आपको पहले क्या करना है, बी माइनस है, आप सीखे हैं, मतलब 2 - 2 कितना हो गया 0 आई कैप। उसके बाद 5 - 3 कितना हो गया 2 जे कैप। यहाँ से 4 - 4 तो 0, मतलब इसी प्रकार से आपको निकालना है। तो ए बी वेक्टर हमने निकाला, फिर आपको कोई एक वेक्टर और निकालना है, बी सी निकाल लीजिए। उस पर जब आप वेक्टर निकालेंगे तो आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्रॉस कैसे नहीं करेंगे, यही सारणी विधि से, उसके बाद करते आइए। उसके बाद जो है लास्ट में जब आंसर आ जाए तो आप लिखिए वहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ हाफ। ये देखिए हाफ हाफ लिखा हुआ है ना, एक रास बी, मतलब आपको जो एक रास बी निकला उसका आप आधा कर दिए, वही हो जाएगा आंसर। तो ये देखिए ये 2012 और 13 के PYQ है ना,
ये यहाँ पर देखिए उसी का आंसर है 41/2 आ रहा है। ये वास्तव में सिद्ध करने वाली सवाल थी, मतलब पूछा था कि ये सिद्ध कीजिए कि उसका क्षेत्रफल जो है 41/2 है। तो आप पहले जब क्षेत्रफल निकालेंगे तब तो सिद्ध करेंगे ना, पहले आप निकालिए, अब आपको सिद्ध कर देना कि हाँ ये आ गया। यहाँ पर देखिए अब अगला टॉपिक है, अभी तक आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा ना, अब आगे है उसी प्रकार से चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आप यहाँ से ज्ञात करेंगे। कैसे? मान लीजिए आपको 4 बिंदु दिए गए ABCD, जिससे जो है समांतर चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज आपको बन रहा है। यहाँ से आपको वही 2 संलग्न भुजाएं पकड़नी है, मतलब जो 2 अलग अलग ना हो वैसी भुजाएं पकड़नी है। देखिए AB उसके बाद BC ज्वाइन है ना, अब पता लगा आप AB यहाँ से ज्ञात कर लिया और DC यहाँ से ज्ञात करें, तो यहाँ से नहीं आएगा दोनों वेक्टर। मतलब आपको संलग्न भुजाएं पकड़नी है, जैसे AD पकड़ लीजिए और AB पकड़ लीजिए, ये वाली पकड़ लीजिए, ये वाली पकड़ लीजिए, मतलब जो जोड़ी जोड़ी भुजाएं हैं उन्हें आपको पकड़ना है। अब वहाँ से देखिए मैंने एक उदाहरण ले लिया, जैसे AB वेक्टर और BC वेक्टर का उदाहरण ले लिया, इसे आप करेंगे। हम त्रिभुज में क्या करते थे, इनका जब क्रॉस निकालते थे उसके बाद आधा करते तो वो क्षेत्रफल निकलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है देखिए त्रिभुज के दोनों ही तो होता है ना, ये दोनों ही होता है ना, इसलिए जब यहाँ पर दोनों ही करते हैं मतलब हाफ हट जाता है, तो केवल एक राशि भी बचता है। आप दोनों का क्रॉस कर लीजिए संलग्न भुजाओं का, वही है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा एक विशेष बात कि अगर विकर्ण दिया हो भुजा, ये भुजा जो आपको दिख रही है ना दिया हो, अगर विकर्ण दिया हो, जैसे विकर्ण मानते हैं D1 और D2, ये देखिए D1 और ये है D2। अगर D1 D2 में दिया है तो पहले आप D1 क्रॉस D2 निकाले, उसका हाफ करिए। अब ये तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लग रहा हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए ये त्रिभुज के क्षेत्रफल में वेक्टर मतलब उनकी भुजाएं नहीं है, ये चतुर्भुज के विकर्ण है, विकर्ण D1 क्रॉस D2 दिख रहा है ना। हाँ, तो इसी प्रकार से देखिए ये आपको याद करना कि हाँ अगर विकर्ण दिया है तो हाफ D1 क्रॉस D2। अब D1 D2 क्या है, यही विकर्ण। यहाँ पर देखिए 2016 का सवाल है, आपको दो विकर्ण दिए गए चतुर्भुज के, मान लीजिए चतुर्भुज है उसमें D1 और D2 दिए गए हैं। देखिए D1 वेक्टर और ये D2 वेक्टर, मतलब ये विकर्ण है, विकर्ण दिए गए हो तब क्या करेंगे आप, पहले उनका क्रॉस निकालेंगे। क्रॉस तो आपको निकालना है, पहले क्रॉस निकालिए। क्रॉस कैसे निकालेंगे, वही सारणिक विधि तो आप जानते हैं, I कैप J कैप आपको और K कैप ऐसे सीधे लिख लेना है। अब आपको मान रखना है I में कितना है 3, फिर 1, फिर 2, अब D2 बचा था, D2 में क्या है 2, -2 और 4। अब आप कैसे हल करना होता है, हल यहाँ पर पहले आप लिखिए, आप निकाल के रहे हैं, आप निकाल रहे हैं D1 क्रॉस D2। अब इसे आप हल कैसे करेंगे, I कैप पहले लिखेंगे तो I कैप, अब इसको कैसे काटना होता है, इसको इधर छोड़िए और इधर छोड़िए तो बचेगा ये वाले 4, 4 एकम 4 हो गया। अब माइनस करेंगे, ये 2 कितना होगा -4, लेकिन माना फिर क्या होगा +4। अब J कैप से पहले माइनस तो माइनस, अब यहाँ पर इससे छोड़िए और ऐसे छोड़िए तो 4 3 12 करना, उसके बाद माइनस लगाना, तो 2 दूना 4। अब फिर से आप माइनस लगेंगे, नहीं K कैप में तो प्लस होता है ना, तो पहले K कैप। अब देखिए ऐसे काटेंगे फिर ऐसे काटेंगे, ये कितना हुआ -6, फिर कितना हुआ माइनस लगाएंगे 2 एकम 2, ये हो गया। ये किसके बराबर, वही D1 क्रॉस D2 आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए यह कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, क्योंकि 2 दूना 4 फिर 2 दूना 4 हो गया, तो 4 4 8 I कैप, और ये कितना हुआ +8, प्लस नहीं माइनस है आगे देखिए, तो -8 J कैप, ये कितना हुआ -8 K कैप। यहाँ पर देखिए आपको वेक्टर फॉर्म थोड़ी चाहिए I J के, ये वेक्टर फॉर्म है, ये तो आपको चाहिए नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल कौन सा I J में होता है, मतलब आपको परिमाण चाहिए। अब परिमाण आप कुल मिलाकर देखिए, परिमाण की बार बार आपको आवश्यकता पड़ रही है ना, मतलब परिमाण आपको निकालने सीख जाना है, वैसे भी आप सीख चुके हैं, कई बार आप निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये कितना आएगा, अंडर रूट करेंगे कितना 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये कितना होगा, ये अंदर बनेगा 3 × 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर बाहर निकल मतलब 8√3, ये बनेगा कितना माड ऑफ D1 क्रॉस D2, माड माने परिमाण ना। अब देखिए क्या आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, माड ऑफ ये नहीं आया। अब विकर्ण दिया हुआ, मतलब विकर्ण का तो हमने क्रॉस निकाला, उसका परिमाण भी निकल लिया, ठीक है। अब करना होता है हाफ, तो हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, तो यहाँ पर लिख दीजिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, हाफ D1 क्रॉस D2, D1 क्रॉस D2 का मान आपको पास है 8√3। अब देखिए यहाँ पर मान लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो मान को हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 चौक 8 होता है, तो मतलब 4√3, 4√3 क्या वर्ग मात्रक, यहाँ पर क्योंकि ये क्षेत्रफल है वर्ग मात्रक, बस आप आंसर लिख दीजिए। ये देखिए 2016 का सवाल है लेटेस्ट की, आप लोगों ने इसके पहले सीखा है, मतलब कि अगर कोई वेक्टर है आपको उसके अनुदिश जो है मात्रक सदिश आप निकालना जानते थे, एक है बराबर क्या होता था, वेक्टर या परिमाण ऑफ है, ठीक है। अब अगर आपको 2 सदिश दे दिए जाए तो पूछ रहा है कि उन दोनों के सदिश के, जो 2 सदिश आपको दिए जाएंगे उन दोनों सदिशों के लंबवत होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए 2 सदिश हैं ये और ये, अब जो है आपको लंबवत सदिश निकालना ये वाला, मतलब 2
दो सदिशों के लंबवत जो है इकाई सदिश कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए उस इकाई सदिश को कहते हैं एन कैप। तो एन कैप कैसे होगा, यहाँ पर एन कैप आपको अगर फार्मूला याद कीजिए, एक राशि बी अपान माड ऑफ एक राशि बी। अब एक राशि बी आप तो निकालना जानते हैं, उसके बाद उसका परिमाण भी निकालना जानते हैं, बस परिमाण से भाग दे दीजिए, एन कैप आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक एनसीईआरटी का सवाल है, ये देखिए यह है एनसीईआरटी का सवाल। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ए और बी आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, इनमें जो है आपको ए और बी दोनों के लंबवत जो इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो पहले या तो एक राशि बी आपको निकालना ही पड़ेगा, तो पहले एक राशि बी निकाल लीजिए। अब कैसे मान लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 3 -1 उसके बाद और 1। अब आप इसे हल भी करना जानते हैं कैसे, पहले आई कैप के साथ इसको छोड़ना, फिर 3, फिर आप लगाएंगे माइनस, फिर ये हो गया प्लस, तो -2 ठीक है, फिर माइनस ये लगाएंगे ठीक है, ये ऐसे छोड़िए, इस कितना हो गया 2, उसके बाद माइनस प्लस हो गया 2 1 कम 1, यहाँ पर देखिए 1 कम 1, फिर होगा प्लस के कैप ठीक है, ऐसे छोड़िए तो एक हो गया -4, फिर -3, यहाँ पर देखिए कितना आया आई कैप, ये कितना आया -3 जे कैप, ये कितना है -7 के कैप। ये क्या मिला है आपको, अभी तक आपने पाया केवल एक राशि बी। अब इसका देखिए बटे में माड ऑफ भी निकालना है, तो माड भी निकालिए, परिमाण जो है परिमाण से निकालिए, अंडर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1, फिर प्लस 3 3 9, फिर 7 7 49, यहाँ पर देखिए 49 1 50 हो गया, एक का स्क्वायर एक ही होगा, 49 1 50, 50 9 59, मतलब रूट का 59। अब एन कैप आप कैसे निकालेंगे, तो एन कैप यहाँ पर आ गया, एक राशि बी रखिए, एक राशि बी का मान कितना है, ये आया ना एक राशि बी कितना है आई कैप -3 जे कैप -7 के कैप, फिर अपान में जो है माड ऑफ आपने कितना निकाला रूट 59। यहाँ पर देखिए ये आपका आंसर आ चुका है। ये क्या है एन कैप, यहाँ पर क्या है पहले यही आपको समझना है कि जो आपको दो वेक्टर दिए गए ए और बी, उन दोनों के लंबवत है ये, जैसे मान लीजिए ए इधर है बी इधर, तो अब ये एन कैप जो है ये वाला है, दोनों के लंबवत, यही एन कैप, आप देख लीजिए ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर आपका चैप्टर जो है सदिश बीजगणित समाप्त हो चुका है, आप समझ ही रहे हैं, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। अब जो हमने आपको 2 सवाल दिए हैं ना, मतलब होमवर्क में करने के लिए आपको उसको हल करना है, उसके बाद आपको कमेंट में करना है ये जो अच्छा है सर गुड सर, ये छोड़ के आप थोड़ा उस सवाल का आंसर लिखिए जो मैंने आपसे वहाँ पर पूछा, तो आपका भी उसमें फायदा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उसे जरूर करिए। अब देखिए यहीं के साथ अब वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गया है। अब देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अब चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे।